हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम टू होम नॉलेज हब। और हम आज देख रहे हैं स्टैंडर्ड नाइन्थ का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का चैप्टर नंबर 8, यूज़फुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स। तो जब सबसे पहले हम जब ये चैप्टर देखने वाले हैं तो जान लेते हैं कि यूज़फुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स होते क्या हैं। स्टार्टिंग में मैं बताता हूँ जो माइक्रोब्स हमें डे टू डे लाइफ में या फिर हमारी लाइफ में यूज़फुल होते हैं उसे हम यूज़फुल माइक्रोब्स कहते हैं, मतलब जो हमारी मदद करते हैं। और हार्मफुल माइक्रोब्स कौन से होते हैं? हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं या फिर जिनसे हमें खतरा है, उन्हें हार्मफुल माइक्रोब्स कहा जाता है। यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हमें यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। देखो, लैक्टोबैसिली, राइजोबियम और ईस्ट। ये जो लैक्टोबैसिली है ना, ये लैक्टोबैसिली दूध को कर्ड में कन्वर्ट करता है। जो मिल्क होता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। और जो ईस्ट होता है वो हमें ब्रेड फॉर्मेशन में या फिर किसी भी चीज़ के फर्मेंटेशन में ईस्ट काम आता है। ईस्ट याद रखना, ईस्ट था। व्हाट इज मीन बाय माइक्रोब्स? माइक्रोब्स एंड व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स? देखो, माइक्रोब्स है ना, उनका हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हमारे ज़्यादातर बॉडी में माइक्रोब्स है। हमारे जो अभी चल रहे हैं ना पूरी बॉडी, उसमें सबसे ज़्यादा माइक्रोब्स का रोल है। अगर पूरे माइक्रोब्स हमारे पूरी बॉडी से निकल गए ना, तो हमारा ना डाइजेशन होगा, ना सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होगा, कुछ भी नहीं होगा। हमारे डाइजेशन में सबसे ज़्यादा माइक्रोब्स काम करते हैं, माइक्रोब्स एंड एंजाइम्स। तो व्हाट इज मीन बाय माइक्रोब्स? Microbes is microorganisms which performs decomposition, digestion. They are microbes. What are their characteristics? Microbes are generally unicellular. Generally, yeah. कुछ exceptions भी होती है उनमें। हाउ डिड यू ऑब्जर्व माइक्रोब्स? माइक्रोब्स को जब हमें ऑब्जर्व करना होगा तब हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हम जब देखेंगे तब हमें दिखेगा क्या? माइक्रोब्स। अब कभी लैब में जाओगे ना, साइंस लैब में, तब वहाँ पे एक माइक्रोस्कोप रखा होता है, उस पर है ना स्लाइड है ना, स्लाइड से आप कभी अगर जो कर्ड होता है ना, दही दही के अगर मॉलिक्यूल को देखेंगे तो उसमें से लैक्टोबैसिली दिखेगी आपको। देखो, ये माइक्रोस्कोप के नीचे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखेगा आपको। ये एक यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। देखिए, लैक्टोबैसिली। स्मेयर अ ड्रॉप ऑफ फ्रेश बटर मिल्क ऑफ अ ग्लास। स्लाइड मतलब एक ड्रॉप ऑफ फ्रेश बटर मिल्क, मतलब एक फ्रेश ड्रॉप ऑफ छाछ हमें किस पे लेनी है? ग्लास स्लाइड पे लेनी है। एंड स्टेन इट विथ मिथाइलाइन ब्लू, मतलब उसे हमें उसमें क्या डालना है? उसमें किसका डार्क डालना है? किसका पिगमेंटेशन डालना है? मिथाइलाइन ब्लू का। और उसे कवर स्लिप से कवर कर देना है, उस पर कवर स्लिप डाल देनी है। ऑब्जर्व द स्मेयर अंडर द 10x ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हमें उसमें किस ऑब्जेक्टिव में देखना है? 10x ऑब्जेक्टिव में। एंड देन विथ मोर पावरफुल 60x ऑब्जेक्टिव, और उससे भी पावरफुल 60x ऑब्जेक्टिव में देखना है, 60x ऑब्जेक्टिव में, जिससे वो ज़्यादा हमें क्लियर दिखेगा। डिड यू नोटिस द ब्लू रॉड शेप्ड ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड? मतलब अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे तब आपको एक रॉड शेप्ड ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड दिखेगा। यूँ ब्लू क्यों दिखेगा? क्योंकि हमने उसमें मिथाइलाइन ब्लू कलर डाला था। दे आर लैक्टोबैसिली। वो लैक्टोबैसिली होती है, वो एक तरह के बैक्टीरिया होते हैं। दे आर माइन्यूट, मतलब छोटे होते हैं, बहुत बहुत स्मॉल। अगर हम आंखों से देखेंगे तो हमें दिखेगा भी नहीं, वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से दिखेगा सिर्फ, वो भी पावरफुल ऑब्जेक्टिव में। एंड रेक्टेंगुलर इन शेप, उनका शेप कैसा होता है? रेक्टेंगुलर होता है। लैक्टोबैसिली आर एनारोबिक बैक्टीरिया, वो एनारोबिक होती है जो सांस नहीं लेती, जिनका एरोबिक नहीं होता।
दे कैन प्रोड्यूस एनर्जी विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करते एनर्जी प्रोड्यूसिंग में, वो सांस नहीं लेते, मतलब वो रेस्पिरेशन नहीं करते। हाउ इज योगर्ट मेड फ्रॉम मिल्क, व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स इन प्रोसेस। देखो मैंने बताया था ना, जो लैक्टोबैसिलियस है ना, लैक्टोबैसिलियस वही योगर्ट को मिल्क से योगर्ट बनाता है। उसमें क्या होता है, जो लैक्टोबैसिलस होता है वो जो मिल्क के कंपोनेंट से उनको बाइंड करता है और उनको फर्मेंट करना चालू करता है। इसकी वजह से हमें दही खट्टा लगता है। देखो दही का स्वाद खट्टा होता है क्योंकि वो फर्मेंटेशन हुआ रहता है उसमें लैक्टोबैसिली की वजह से। द लैक्टोबैसिली कन्वर्ट्स लैक्टोज इन शुगर इन द मिल्क। जो मिल्क में जो शुगर होती है ना वो लैक्टोज होती है, into lactic acid. This process is called fermentation. As a result, the pH of milk decreases. इसको fermentation कहा जाता है। इससे क्या होता है, मिल्क का जो pH होता है, pH वैल्यू होता है जो मिल्क का, वो डिक्रीज होता है। कॉज कोगुलेशन, मतलब जब दूध फटता है ना, आपने देखा होगा दूध फटता है, वो दूध भी फटता है किसकी वजह से फटता है, लैक्टोबैसिली की वजह से, क्योंकि वो दूध को फर्मेंट करना चालू करता है। उसके जो लैक्टोज है उसमें उसके अंदर का, उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, जो दूध की शुगर होती है। वो मिल्क प्रोटीन्स को कोगुलेट करता है, कोगुलेट मतलब फाड़ता है, दूध फाड़ देता है वो। दस मिल्क प्रोटीन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ मिल्क। देखो अब दूध फटा होता है तब पानी पानी बाजू हो जाता है, और जो प्रोटीन होते हैं मिल्क का, जो पनीर जैसा वो बाजू रह जाता है ऐसा सॉलिड, जिससे पनीर बनता है। दिस इज वॉट हैपन्स व्हेन मिल्क चेंजेस इनटू योगर्ट। योगर्ट हैज स्पेसिफिक सावर टेस्ट ड्यू टू लैक्टिक एसिड। मैंने बताया ना फर्मेंट होता है तो इसलिए लैक्टिक एसिड बनता है फर्मेशन के बाद, इसलिए वो सावर टेस्ट होता है। द लो पीएच डिस्ट्रॉयज हार्मफुल बैक्टीरिया माइक्रोब्स प्रेजेंट इन मिल्क। उसका जो लो पीएच होता है ना, उसको पीएच को डिक्रीज करता है वो। फिर वो जो लो पीएच होता है ना, फिर वो जो बाकी के माइक्रोब्स होते हैं ना हार्मफुल, उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। Why do doctors advise you have to milk and yogurt if you indigestion or abdominal discomfort? जो योगर्ट होता है ना उसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है जो डाइजेशन में मदद करती है। जो फर्मेंटिंग लैक्टिक एसिड होता है ना, लैक्टोबैसिली बटर मिल्क में और जो योगर्ट में, दही में, वो आपके डाइजेशन में हेल्प करता है। इसलिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं क्या, कि आप जब आपका पेट खराब हो, इंडाइजेशन हो या फिर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो, पेट दर्द हो, तब आपको दही या फिर छाछ लेनी चाहिए। वो प्रोबायोटिक होती है, उसमें यूजफुल माइक्रोब होते हैं और उसमें हार्मफुल माइक्रोब्स नहीं होते। समटाइम्स योगर्ट बिकम्स बिटर एंड फ्रोथ्स अप। व्हाई डज हैपन? जब योगर्ट बिटर होने लगता है तब उसका माइक्रोब्स क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाता है, उसका शेल्फ लाइफ ख़त्म हो जाता है, इसलिए वो बिटर होने लगता है, उससे फ्रॉथ यानी झाग आने लगता है। विच डिफरेंट मिल्क प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड एट होम बाय फर्मेंटेशन ऑफ द मिल्क फॉर ऑफ द क्रीम फ्रॉम द मिल्क। जो चीज़ होते हैं, चीज़ वो भी फर्मेंटेशन से बनता है। जो पनीर होता है, पनीर खाया ना आप सबने, वो पनीर भी फर्मेंटेशन से बनता है। जब दूध फटता है तब पनीर बनता है। What is mean by probiotic yogurt and other foodstuffs that are popular nowadays? प्रोबायोटिक योगर्ट क्या होता है, इसमें ना माइक्रोब्स का है ना, यूजफुल माइक्रोब्स का क्वांटिटी ज़्यादा होता है। सो यूजफुल माइक्रोब्स लाइक लैक्टोबैसिली आर एडेड टू दिस ईटेबल्स। जो लैक्टोबैसिली होती है इन खाने के पदार्थों में ऐड किया जाता है। Such eatables are healthy because of they kill harmful bacteria like Clostridium. Clostridium होता है ना, वो हमें पेट खराब करने में सबसे ज़्यादा ये होता है। और ये जो लैक्टोबैसिली होता है वो हमें इम्यूनिटी बढ़ाने में, इम्यूनिटी मालूम है ना,
कुछ बच्चों को है ना इम्यूनिटी क्या होता है ना पता नहीं था। जब जब WHO ने बताया ना कि आपकी इम्यूनिटी बढ़नी चाहिए, रोग प्रतिकारक क्षमता, तब बच्चों को पता चला कि इम्यूनिटी क्या होती है। इन दोनों में ना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोगों ने कुछ भी खाया है, विटामिन सी, कुछ भी, लेकिन इनसे इम्यूनिटी बढ़ती है सच में। यूजेस ऑफ लैक्टोबैसिली, वेरियस मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक योगर्ट, बटर मिल्क, घी, चीज, श्रीखंड एक्सेट्रा कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क। लैक्टोबैसिली फर्मेंटेशन इज मतलब दूध के फर्मेंटेशन से क्या क्या हमें मिलता है? दही मिलता है, छाछ मिलती है, घी मिलता है, चीज़, श्रीखंड। ये श्रीखंड खाया होगा आपने, मीठा होता है वो, श्रीखंड कहते हैं। लैक्टोबैसिली फर्मेंटेशन इज यूजफुल फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ साइडर, कोका पिकल्स ऑफ वेजिटेबल्स। देखो, एप्पल साइडर विनेगर होता है ना, कोई भी साइडर विनेगर होता है, उसमें लैक्टोबैसिली बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और जो कोको होता है, कोको पाउडर, चॉकलेट, उसमें भी लैक्टोबैसिली फर्मेंटेशन में काम होता है। और जो पिकल्स बनते हैं, अचार, उसमें भी फर्मेंटेशन की ज़रूरत होती है। सो उसमें भी लैक्टोबैसिली काम आता है। लैक्टोबैसिली एंड सम अदर यूजफुल माइक्रोब्स टेकन टुगेदर आर यूज टू ट्रीट एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। जो मैंने आप अभी देखा है ना, बताया था कि लैक्टोबैसिली ना जब पेट दर्द होता है, ये माइक्रोब्स और अदर माइक्रोब्स है ना यूजफुल, वो साथ मिलाकर दिए जाते हैं ट्रीट करने के लिए। किसके लिए? जब आपका पेट दर्द होता है। Leavened fodder offered to domestic cattle like cows and buffaloes in fodder fermented with the help of lactobacilli। ये इनको है ना क्या बोलते हैं, जो हमारी पालतू गाय और भैंसें होती है ना, उनका दूध बढ़ाने के लिए ना उनको हम एक प्रकार का खाना देते हैं, फर्मेंटेड फोडर देते हैं जिसमें लैक्टोबैसिली होता है। The lactobacilli fermentation process is used to make wine and some types of bread। जो lactobacilli fermentation होता है ना, वाइन बनाने में काम आता है। वाइन बनती है ना, ग्रेप से वाइन बनती है, तो उसमें फर्मेंटेशन लगता है। तो फर्मेंटेशन किसके हेल्प से होता है? लैक्टोबैसिली के। एंड सम टाइप्स ऑफ ब्रेड, ब्रेड के फर्मेंटेशन भी लैक्टोबैसिली काम आता है। हाउ मेनी डिफरेंट इंडस्ट्री डिपेंड अपॉन द लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया। देखो, बेकरी इंडस्ट्री तो लैक्टोबैसिली पे डिपेंड रहेगी। फिर होगी मिल्क इंडस्ट्री, मिल्क प्रोडक्ट इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री मतलब मिल्क प्रोडक्ट इंडस्ट्री, या फिर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, ये सारी इंडस्ट्रीज उस पर, या फिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। विच टाइप्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज can be started in areas with abundant milk production। कॉटेज मतलब आपको मालूम है कॉटेज चीज़ क्या होता है? मतलब पनीर। पनीर कब बनता है? जब दूध का कोंगुलेशन होता है। राइजोबियम, सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। राइजोबियम इज अ सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। सिम्बियोटिक बैक्टीरिया क्या होता है? जो सिम्बियोट फॉर्म में होता है। टेक अ प्लांटलेट ऑफ फेनुग्रीक। उन्होंने क्या बोला है? मेथी का है ना, मेथी का एक प्लांटलेट लो, और एक ग्राउंडनट, सिंगदाना होता है ना, उसका प्लांटलेट लो, और एनी अदर बीन लाइक एंड स्टेरिलाइज, और किसी बीन का प्लांट लो, उसे स्टेरिलाइज करो। किसमें? 3 to 5% solution of hydrogen peroxide। After keep it in 70% solution of ethyl alcohol। ethyl अल्कोहल के 70% सोल्यूशन में उसे 4 to 5 मिनट्स तक सोक करो या फिर कीप रखो। क्लीन द रूट्स ऑफ द विथ स्टेरलाइल वाटर, उसको स्टेराइल वाटर से क्लीन करो। एंड देन टेक थिन सेक्शंस ऑफ द रूट नोड्यूल्स, और जो उसके जो रूट आएंगे ना, रूट नोड्यूल, उसे एक थिन सेक्शन में काटो।
Select good section and place it solution of safranin for 2 to 3 minutes. Place the stent section on glass slide. उसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ग्लास स्लाइड पे लो और प्लेस और cover it with a cover slip and observe it around the compound microscope. The pinkish rod shaped organisms are the rhizobacterium bacteria. हमें जो माइक्रोस्कोप में आई पीस में जो रॉड लाइक शेप्ड ऑर्गेनिज्म दिखेंगे ना पिंकिश कलर के, वो हो गए राइजोबियम बैक्टीरिया. नोट दैट वी हैड टू सर्च द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगोमिनियस प्लांट्स टू ऑब्टेन these bacteria. Are the rhizobium bacilli useful to these plants or harmful? Role of and importance of rhizobium. Rhizobium एक यूजफुल बैक्टीरिया है. देखो, rhizobium live in root nodules, supply nitrites and amino acids to the plant and exchange get energy in the form of carbohydrates to form it. नोड्यूल्स को है ना क्या सप्लाई करता है? रूट नोड्यूल्स को सप्लाई करता है नाइट्राइट्स, अमीनो एसिड्स टू द प्लांट एंड इन एक्सचेंज गेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और उसके बदले में वो एनर्जी लेता है इसके फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स की. किससे? रूट से. सो सच म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बोसिस. उसको क्या कहा जाता है? अगर एग्जाम में पूछा ना सिम्बोसिस क्या है, डिफाइन सिम्बोसिस, द म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप is called symbiosis between rhizobia and the roots. Rhizobia produces nitrogenous compound from atmospheric nitrogen. Rhizobia क्या करता है? नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बनाता है. किससे? जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उससे. However, for this process of nitrogen fixation, they need leguminous plants like beans, sweet pea, soyabean, etc. as host. इस नाइट्रोजन फिक्सेशन में उन्हें बीन्स, मटर, सोयाबीन होस्ट की तरह चाहिए होते हैं. मतलब जो इस एक्सपेरिमेंट को या फिर इस प्रोसेस को होस्ट करे, मतलब या फिर चलाए, कंडक्ट करे, उसे होस्ट कहा जाता है. बीन्स एंड पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन्स. बीन्स एंड पल्सेस जो होती है, दालें और बीन्स, या फिर उसको हम कड़धान्य बोलते हैं मराठी में, आर रिच इन प्रोटीन. स्प्राउट्स बोल सकते हैं हम, स्प्राउट्स जिसकी स्प्राउट्स निकलते हैं जैसे कि मटकी या फिर मूंग, ये बीन्स है. ड्यू टू द नाइट्रोजेनियस कंपाउंड्स अवेलेबल बाय राइजोबिया, वो किससे बनते हैं? प्रोटीन्स. ड्यू टू नाइट्रोजिनस कंपाउंड मेड अवेलेबल बाय राइजोबिया. प्रोटीन किससे आते हैं उनमें? राइजोबिया जे जो नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स उनको दिए हैं उससे. आफ्टर हार्वेस्टिंग और लेगुमिनस क्रॉप, देखो हार्वेस्टिंग और लेगुमिनस क्रॉप, द लेफ्ट ओवर रूट्स एंड अदर प्लांट्स पार्ट आर डेलिबरेटली डम्प्ड इन फार्म सॉइल. मतलब जब हम कभी भी किसी भी क्रॉप को लेते हैं, जब हम उसका लिगुमिनस क्रॉप का मतलब का या फिर यूजफुल क्रॉप होता है, उसको जब निकालते हैं ना, तो कोई कुछ पार्ट है ना क्रॉप का, वो ज़मीन के नीचे रह जाता है, रूट्स रह जाते हैं उसके. अब जब मक्का निकालते हो ना, मक्का मालूम है आपको? मक्का, कॉर्न का जो ये रहता है ना क्रॉप, उसको जब निकालते हो ना, तो उसके ऊपर का काटा जाता है, उसका जो नीचे का रूट्स रहता है ना, वो उसी सॉइल में या फिर उसी फार्म के सॉइल में पड़ा रहता है. टू मेंटेन इट्स बैक्टीरियल पॉपुलेशन, उसका बैक्टीरियल पॉपुलेशन मेंटेन रखने के लिए वहाँ पे डाल दिया जाता है. दिस यूज ऑफ राइजोबियम हेल्प्स टू रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. वही वो बाद में ना, वही जो प्लांट के रूट्स होते हैं वो माइक्रोब्स क्या करते हैं, उनको ये करते हैं, डिकम्पोज करके वहाँ पे एक फर्टिलाइज़र की तरह लेयर बनाते हैं. इसकी वजह से हमें किस फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती,
केमिकल फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। किसकी वजह से? माइक्रोब्स की वजह से। एंड देयर एडवर्स इफ़ेक्ट्स में केमिकल फर्टिलाइजर्स के क्या होते हैं? साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो शरीर के लिए अच्छे नहीं होते, हमारे बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते। इट हैज़ ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस एक्सपेंसेस ऑन फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स बहुत महंगे होते हैं, सो उन पे खर्चा करना नहीं पड़ता अगर हमें राइजोबियम से हेल्प हो गई तो। एंड दस वर्क्स ऑन द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स। फार्मर्स के लिए यूजफुल होता है। Nowadays, seeds are coated with rhizobial solution और powder before sowing। जो सीड्स होते हैं ना प्लांट्स के, उनको राइजोबियल सोल्यूशन में डिप किया जाता है या फिर उस पाउडर में डिप किया जाता है जब उनको ज़मीन में लगाने से पहले। आफ्टर सोइंग राइजोबिया एंटर्स द प्लांटलेट्स। जो राइजोबिया उन्होंने सोक किया रहता है वो प्लांटलेट में एंटर करता है। दिस इज कॉल्ड राइजोबियल inoculation. This experiment has helped in the supply of nitrogen to cereal and other crops besides leguminous crop। मतलब leguminous crop क्या होता है मालूम है क्या आपको? जो क्रॉप हमें ज़्यादा ये देता है, ज़्यादा क्वांटिटी में क्रॉप देता है या फिर उसका ज़्यादा प्रॉफिट होता है। प्रॉफिटेबल क्रॉप्स। yeast bring a active dry yeast from market। मार्केट में हमें एक्टिव ड्राई ईस्ट मिलता है ब्रेड वगैरह बनाने के लिए। मिक्स अ स्पूनफुल ऑफ ईस्ट 2 स्पूनफुल्स sugar with a sufficient quantity of lukewarm water in a bottle। सो हमें ड्राई एक्टिव ईस्ट लाना है मार्केट से और 1 स्पूनफुल ऑफ ईस्ट लेना है और 2 स्पूनफुल ऑफ शुगर लेनी है और उसे सफिशेंट क्वांटिटी में गुनगुने पानी में के बॉटल में डालना है और फिक्स अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट बलून ऑन द माउथ ऑफ दैट बॉटल। फिर हमें क्या करना है? कलरलेस बलून लेना है ट्रांसपेरेंट और उसे बॉटल के माउथ पे प्लेस करना है। What changes do you observe after 10 minutes? Mix lime water with the gas accumulated in balloon. Collect that lime water with beaker and observe it. What do you notice? देखो, हम जब कभी ब्रेड बनाते हैं ना, जब उस पर एक्टिव ईस्ट डालते हैं ना, वो फूलता है क्योंकि जो ये होता है ना ईस्ट, वो वाटर के जब इसमें आता है ना, वाटर के संपर्क में आता है या फिर वाटर के कांटेक्ट में आता है तो वो गैसेस या फिर फ्यूम्स एक्सक्रिएट करने लगता है। वैसे ही इस केस में भी वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद वो फ्यूम्स छोड़ने लगेगा और जब वो लाइम वाटर में जाएगा ना, और लाइम वाटर के साथ भी वो कांटेक्ट में फ्यूम या फिर गैसेस एक्सक्रिएट करेगा। टेक अ ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन फ्रॉम द बॉटल ऑन ग्लास स्लाइड, पुट अ कवर स्लिप ऑन ओवर इट एंड ऑब्जर्व अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। स्टोर दिस सोल्यूशन इन बॉटल केयरफुली। फिर हमें एक ड्रॉप लेना है, फिर उसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप स्लाइड पे रखना है, उसे ऑब्जर्व करना है। डू यू सी द कलरलेस ओवल सेल्स? देखो ये होता है स्ट्रक्चर किसका? ईस्ट का। कलरलेस होता है ये और उसके सेल्स ओवल शेप में होते हैं, ओवल अंडाकार शेप में होते हैं ऑन द स्लाइड। Some of those cells may have small round bodies attached to them. These are new daughter cells। उसमें क्या होता है? न्यू डॉटर सेल्स होते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट में या फिर फिशिंग में और बडिंग में न्यू डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं न्यूक्लियस के सेल वॉल के बाजू में। उससे उनका रिप्रोडक्शन होता है किसका? माइक्रोब्स का। ऑफ द ईस्ट इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। दिस मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बडिंग। ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसे बडिंग कहते हैं। इस रिप्रोडक्शन में हमें 2 पार्टनर्स की ज़रूरत नहीं होती। ये सिर्फ बर्ड
या फिर डॉटर सेल्स फॉर्मेशन से हो जाता है। हमें सिर्फ एक पैरेंट की ज़रूरत होती है। ईस्ट इज़ द हेट्रोट्रॉपिक फंगल माइक्रोब दैट ग्रोज ऑन कार्बन कंपाउंड्स। ये एक हेट्रोट्रॉपिक है, फंगल माइक्रोब है जो कार्बन कंपाउंड्स पे ग्रो करता है। ईस्ट इज़ ए यूनिसेलुलर फंगस। ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है जिसके 15,000 मतलब 1500, 15,000 नहीं, 1,500 मतलब 1500, 1,500 डिफरेंट स्पीशीज इन एग्जिस्टेंस है। उसके ईस्ट के 1500 अलग अलग प्रकार की स्पीसीज होती है। द ईस्ट सेल इज यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल। आपने पढ़ा होगा कभी यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब ऐसा टाइप सेल जो यूकैरियोट से बढ़ता है। In the above experiment, yeast grows and multiplies very quickly due to carbon compounds in sugar solution. This process of obtaining nutrition, yeast cells convert the carbohydrates in that solution into alcohol and carbon dioxide in this process called fermentation. देखो ईस्ट ग्रो किस पे सबसे ज़्यादा करता है? कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड्स पे बहुत जल्दी से मल्टीप्लाई होता है, या फिर उसका रिप्रोडक्शन कार्बन कंपाउंड्स पे बहुत ज़्यादा जल्दी होता है। इन शुगर सोल्यूशन में जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उस पर बहुत जल्दी उसका रिप्रोडक्शन होता है। इन दिस सोल्यूशन मतलब इस प्रोसेस में वो न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। ईस्ट सेल किस में कन्वर्ट होता है? कार्बोहाइड्रेट्स में। इन सोल्यूशन इनटू अल्कोहल्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स किससे? कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फर्मेंटेशन। हाउ ब्रेड इज मेड। देखो मैंने पहले बताया था ईस्ट से ना ब्रेड बनता है। फाइंड आउट हाउ टू यूज ऑफ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड इन दिस experiment to make bread. Follow the recipe and make the bread. Find out and note down the reasons why dough rises and makes the bread spongy. मैंने आपको बताया था जब वो फर्मेंटेशन होता है डो का तो वो डो राइज होता है, फूलता है वो आटा, और ब्रेड स्पॉन्जी बनता है ईस्ट की वजह से। देखो ऑफ्टन एन अल्कोहल प्रोड्यूस्ड along with sugar in sugar factories. Molasses is produced from sugar cane juice. It is rich in carbohydrates. Molasses जो इससे बनता है, क्या बोलते हैं, शुगर केन से बनता है अल्कोहल बनाने के लिए शुगर फैक्ट्री से। आपको पता है शुगर केन से भी अल्कोहल बनती है। बहुत सारे प्लांट बेस्ड या फिर क्रॉप बेस्ड अल्कोहल्स बनती है, वैसे शुगर केन से भी बनती है। मोलासिस इज फर्मेंटेड विद द हेल्प ऑफ ईस्ट कॉल्ड साइक्रोमाइसिस। जो साइक्रोमाइसिस नाम का ईस्ट होता है उससे मोलासिस को फर्मेंट किया जाता है। इन दिस प्रोसेस इथेनॉल मतलब क्या? इथेनॉल का केमिकल नेम क्या है? C2H5OH, इथेनॉल का। Alcohol is produced as primary product and ester and other alcohols are secondary products. Spirit and other alcohols can be obtained from ethanol. Spirit जो होती है ना, जो हमें मेडिकल यूज में करती है, जो इंजेक्शन से पहले अल्कोहल लगाते हैं हमारी बॉडी पे, स्पिरिट, जिससे वो बॉडी वो पार्ट सुन्न पड़ जाता है। ये देखो
इथेनॉल इज आल्सो अ स्मोकलेस एंड हाई क्वालिटी फ्यूल। इथेनॉल जो होता है ना, उससे स्मोक नहीं बनता और हाई क्वालिटी फ्यूल होता है। हम अगर पेट्रोल और डीजल में इथेनॉल मिलाएंगे ना, तो उसका जो स्पीड होता है ना गाड़ी का, वो बढ़ जाता है, क्योंकि इथेनॉल इज हाई एफिशिएंट फ्यूल। Besides, molasses and maize, barley and other grains also used in industrial production of ethanol. इथेनॉल के प्रोडक्शन में बताया ना आपको, ग्रेन्स लाइक गेहूँ, बार्ले, मोलासेस, इस प्रकार के ग्रेन्स यूज किए जाते हैं। इसमें इंडस्ट्रियल यूज ऑफ अल्कोहल प्रोडक्शन या फिर इथेनॉल प्रोडक्शन। Glucose and fructose, the sugars present in grape juice, are also fermented with the help of yeast and to produce the alcohol which is used to making wines. वाइन्स के फॉर्मेशन में जो शुगर्स बनती है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज ग्रेप जूस में,